तो इंडिया न्यूज पर आज दो ज्योतिष देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना करेंगे। फरवरी महीने के आखिर में दुनिया में होने वाली घटनाओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। कैसा रहेगा आने वाला समय, कारोबार, खेल और राजनीति का, और क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर। चलिए दिखाएंगे आपको, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे ज्योतिषाचार्यों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी भविष्यवाणी है। ज्योतिषी डॉक्टर करिश्मा जो कि भविष्यवाणी करती नजर आई है, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर एक बेहद बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने की है। पश्चिम बंगाल में अभी आगामी चुनाव है और वो कहती है कि क्या 2026 में बंगाल फतेह कर पाएगी बीजेपी। ये बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारेंगी, क्योंकि ये सवाल तो देखिए सभी के मन में है, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा? बंगाल जीतने के लिए बीजेपी को आखिर क्या करना रहेगा? विधानसभा चुनाव से सबसे पहले सटीक भविष्यवाणी आपको बता रही हैं। और अब की बात तमिलनाडु में बीजेपी की क्या नैया पार होगी, क्या चुनाव से ठीक पहले तमिलनाडु में खेला होता नजर आएगा? तो देखिए अब आगामी चुनाव तमिलनाडु में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और उसको लेकर जो भविष्यवाणी होने वाली है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी बीच ज्योतिषी पंडित राकेश चतुर्वेदी की भविष्यवाणी भी आपको दिखा दें। तमिलनाडु चुनाव पर सटीक अनुमान उनका रहेगा, क्या 2026 में तमिलनाडु चुनाव जीतने वाली है बीजेपी। ये तमाम सवाल देखिए सभी के मन में लगातार मंडरा रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनावों में क्या कुछ देखने को मिलेगा। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। ये दोनों ज्योतिष हमारे साथ जुड़ेंगे और सटीक भविष्यवाणी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए सभी के मन में ये सवाल कि तमिलनाडु आखिर इस बार कौन फतेह करने वाला है, और क्या 2026 में बंगाल में परचम फहराएगी बीजेपी। क्या ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारती नजर आएंगी। क्या बंगाल की राजनीति में उलटफेर होगा। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी को आखिर क्या करना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे सटीक भविष्यवाणी आपके सामने रखेंगे। दोनों ही ज्योतिष हमारे साथ जुड़ेंगे और वाकई ये भविष्यवाणी बेहद खास होने वाली होगी। तो ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हम आपके साथ आए दिन शेयर करते हैं। कारोबार, खेल, राजनीति में क्या कुछ होने वाला है ये आपके सामने रखते हैं। क्या ज्योतिषों की गणना रहने वाली है ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी बीच अब क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं तो चुनावों को लेकर भी बातचीत करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर करिश्मा कौशिक भी हमारे साथ जुड़ेंगी और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चले हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? चुनाव आने वाले हैं, सभी के मन में ये सवाल है कि तमिलनाडु में क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल में क्या रहेगा। ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल की ही बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी क्या इस बार भी फतह हासिल करेंगी या इस बार कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आएगा? हर्षा जी, आपको नारी शक्ति के रूप में वंदन है और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को वंदन है। हर्षा जी, आप ही के मंच पर जो चीजें हमने बोली हैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। आप ही के एक सहयोगी द्वारा पूछा गया कि भारत में क्रिकेट, भारतीय इस बार T20 क्रिकेट का क्या है। खूब लोगों ने दम भरा, साउथ अफ्रीका के साथ परिणाम हमने देख लिया। हमने कह दिया था कि अब जो है भारत की कठिनाइयां शुरू होने वाली है। आप ही के मंच पे एक दूसरी भविष्यवाणी, आपने अभी एक बड़ी खबर पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। मैंने कहा था कि 23 तारीख के बाद जैसे ही मंगल राहु की युति बनेगी तुरंत फिर से रूप बदलना शुरू होगा और एक बार मई जून आते आते फिर से भारत अमेरिका के रिश्ते जो है फिर से तल्ख हो जाएंगे। तो भविष्यवाणी सिर्फ अपनी इच्छा से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना नहीं है, सही ज्योतिषी गणना है। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बन रही है, पश्चिम बंगाल पे इकलौता ऐसा ज्योतिषी था पिछली बार जो मैंने बोला था कि व्यक्तिगत सीट पर ममता संघर्ष करेंगी लेकिन ममता से राज सत्ता कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस बार की जो गणना है, जो ग्रहीय संयोजन है, अगर उस पर दृष्टि देखा जाए, जिस समय यह चुनाव होगा शुक्र उच्च के रहेंगे, गुरु अतिचारी होकर उच्च के रहेंगे, साथ ही साथ विशेष रूप से यह ग्रहीय स्थितियां जो हैं वह दर्शाती हैं कि विशेष रूप से वहां जो पश्चिम बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है, राहु की प्रधान स्थिति है, वहां पर इस बार बड़ा खेला होने वाला है। और ममता बनर्जी इस बार विपरीत रिजल्ट आएगा। व्यक्तिगत सीट तो हो सकता है कि आसानी से निकाल ले जाएं, लेकिन जो है वहां पर सत्ता सुख से वंचित होती हुई दिखाई दे रही है।
स्वयं व्यक्तिगत जो है ममता के लिए मेरी भविष्यवाणी है कि वह अपनी सत्ता, राज सुख, राज सत्ता से वंचित हो रही हैं और वहां पर एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, वहां की कुंडली के अनुसार, वहां की ऊर्जा के अनुसार और ममता बनर्जी की कुंडली के अनुसार भी। मैंने बहुत पहले बोला था कि यह जो कार्यकाल चल रहा है यही उनका अंतिम कार्यकाल बन जाएगा। इस तरीके के जो है खगोलीय या ग्रहीय दृष्टिकोण इशारा कर रहे हैं, ग्रहों की ऊर्जा इशारा कर रही है हर्षा जी। बिल्कुल, वाकई तमाम चीजें जो आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कही थी वाकई वो सच होती हुई नजर भी आ रही है। करिश्मा जी, आपके पास में आऊंगी, चुनावों को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? अनम्यूट कीजिएगा करिश्मा जी। देखिए, बंगाल की ही बात करते हैं और अगर मैं इसी तरह से ममता बनर्जी की कुंडली देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इनके लिए जो इस समय पे स्थिति दिख रही है वो बहुत अनफेवरेबल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनकी कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि देखिए कुंडली जो ली है वो डर्टी डेटा से ही ली गई है और इनकी कुंडली के अनुसार जो है इनकी शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली से हम बात करें तो इनका राहु जो बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और बुध आदित्य योग भी बना रहा है, साथ में उसका निर्माण कर रहा है। मगर जितनी यहाँ पे इनको समस्या आ सकती है, आज तक इतनी समस्या नहीं आई थी, मगर इस समय पे काफी बड़े बड़े बदलाव और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इनके लिए कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही कमजोर है ममता बनर्जी, कमजोर नहीं है, एक अच्छी टक्कर देंगी। मगर हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चुनिंदा वोटों से या कुछ बिल्कुल बहुत मामूली मार्जिन से जो है कि हार सकती हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि ये बहुत बड़े मार्जिन से हारेंगी, नहीं, बस बहुत चुनिंदा चीजों से ये वोटों से हार सकती हैं इस बार। और ये कहूंगी कि हाँ, यहाँ पे अगर हम मोदी जी की कुंडली देख रहे हैं तो उनकी कुंडली इस समय पे और बीजेपी के हिसाब से वो काफी स्ट्रांग दिख रही है कि तमिलनाडु नहीं, बंगाल में जो है बीजेपी आने की संभावना दिख रही है इस बार। राकेश जी, क्या आप सहमत है इस भविष्यवाणी से? क्या अब भी कुछ इसी तरीके का देख पा रहे हैं? देखिए हर्षा जी, ग्रहीय संयोजन से, ग्रहीय स्थितियों के चलते और यहाँ पर एक मेदिनी ज्योतिष का भी सहारा लिया जाता है। हर्षा जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगियों से भी हमेशा सदैव जो है निवेदन करता रहा हूं और आदरणीय करिश्मा जी के साथ हमने कई शो किए हैं और हम लोग जो है डीप अध्ययन करके ही बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं लोगों से, हर जगह निगम पार्षद का चुनाव हो, जो है राज्य चुनाव हो, वहां मुझे लगता है कि सीधा पीएम जी की कुंडली जो है वह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो बल देगा वहां क्षेत्रीय जो है उस राज्य का भाग्य जो है और साथ ही साथ वहां की पार्टी का, क्षेत्रीय नेताओं का, जो शीर्ष नेता हैं उनका भाग्य, जो वहां पर लीडरशिप कर रहे हैं, चाहे वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या जो बड़े नेता वहां पर 2-4-10 हैं, उनके अनुसार जो गणना किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बनने तो नहीं जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में उनकी कुंडली और उनके लिए जो है मुझे लगता है कि देश के लिए जब गणना किया जाता है तो उनकी कुंडली सबसे एक्यूरेट रहती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी के लिए जैसा आदरणीय करिश्मा जी ने कहा, मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी पिछली बार अपनी सीट पर संघर्ष की, हारी या हार का सामना करते हुए 2 बार रिकाउंटिंग किया गया, लेकिन इस बार मुझे लगता है वह अपनी सीट तो बचा ले जाएंगी। मैंने यही आपसे कहा है, अपनी सीट बचा ले जाएंगी, व्यक्तिगत सीट पर वह विजयश्री ले रही हैं, लेकिन राज सत्ता के सिंहासन पर कहीं ना कहीं उनको जो है पुल बैक कर रही हैं, ग्रहीय संयोजन यानी खींच रहे हैं और उस सिंहासन तक पहुंचने से रोकेंगे इस बार। बिल्कुल। और अगर बात हम तमिलनाडु की कर ले तो करिश्मा जी, फिर उसको लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी? क्या एमके स्टालिन को आप फिर देख पा रही हैं? देखिए, एमके अगर हम इनकी बात करते हैं स्टालिन की, तो इनके लिए भी इस समय पे संघर्ष वाली चीजें बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए संघर्ष नहीं होगा, यहाँ पे भी अच्छी एक टक्कर हो सकती है। मगर यहाँ पे अगर, क्योंकि मैंने मोदी जी की कुंडली इसीलिए यहाँ पे ली, मैं अपने अपने सहयोगी जी से ये चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी का जब भी प्रचार होता है तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है बीजेपी की, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं
वो खुद जाकर के उन चीजों का प्रचार करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हमारी स्टेट रही हो, कभी भी कोई भी चुनाव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आता ही आता है। इसीलिए भी मैंने उनकी गणना करी। तो वही चीज मैं कहूंगी, यहाँ पे अगर उनकी कुंडली से देखते, क्योंकि प्रचार देखिए उनकी तरफ से जाता ही जाता है, तो यहाँ पे मुझे उनके हिसाब से स्ट्रांग लग रहा है। मगर जो कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है बीजेपी का, उसके लिए थोड़ी मुझे ये जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो खड़ी होती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पे एक टक्कर की फाइट होगी, जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे लॉस खा सकती है। बिल्कुल, वाकई फिलहाल ये तो चुनावों को लेकर भविष्यवाणी रही। पंडित राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, तनाव की स्थिति बेहद ज्यादा बनी हुई है इस वक्त विश्व भर में। मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि तनाव चरम पर है। फिलहाल क्या लगता है आपको? देखिए, ट्रंप तो चाह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच में जो तलखियां है वो सुलझ जाए, लेकिन ईरान फिलहाल बिल्कुल युद्ध के मोड में है। जिस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहा है, इस पूरे युद्ध को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? हर्षा जी, कईयों बार आपके मंच से मैंने बोला है कि अभी कोई किसी तरीके के विश्व युद्ध या विश्व स्तर पर कोई युद्ध नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं, अमेरिका और ईरान के विषय में मैंने आप ही के मंच पर बोला है, आंखें दिखाया जाएगा। इस समय ट्रंप लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस ट्रंप उस इंसान की तरह है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम बार बार घूर करके किसी को डराने का प्रयास करते हैं कि हम बलशाली हैं, अपने शरीर की ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं या अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। और ट्रंप इस समय वही कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है, ग्रहीय संयोजन से, ग्रहीय स्थितियों से और अमेरिका की जो स्थिति है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आपके मंच से, आने वाले समय में आप देखिएगा जो है अमेरिका में ट्रंप को लेकर के ही बड़े स्तर पर विद्रोह हो जाएगा। हो सकता है जनता भी सड़कों पर आ जाए। उनका जो है, उनके राजनेताओं के बीच तो विरोध, हमने कई बार, आपने भी खबरें चलाई हैं और अभी एक वर्तमान खबर ले ली गई है कि वहां के जो है न्याय, जो है सुप्रीम कोर्ट ने या वहां की न्यायिक प्रणाली ने जो है टैरिफ पर उनके खिलाफ जाकर के रोक लगा दिया। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में देखने को मिलेगा ट्रंप के खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह देखा जाएगा अमेरिका के ही स्थान पर, अमेरिका के ही सरजमी पर। और ऐसी अवस्था में अमेरिका बस डरा रहा है, अमेरिका बस अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास कर रहा है। कहीं दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि अगर आज युद्ध की जो है घोषणा कर दे ईरान, तो सिर्फ सम्मान बचाने के लिए भले अमेरिका को युद्ध में, जंग में उतरना पड़े, लेकिन अमेरिका भी खुली जंग नहीं चाह रहा है, खुले स्तर पर जो है लड़ाई नहीं चाह रहा है। और यह लड़ाई सिर्फ आंख दिखाने की है। कभी कोई एक मिसाइल कहीं फोड़ देगा, कहीं कोई ड्रोन भेज देगा, कहीं कोई जो है शक्तियों का परीक्षण करेगा। यही हम जो है जून तक देखते चलेंगे और जून के बाद मामला यह जो है थोड़ा सा शांत होगा। बिल्कुल। और करिश्मा जी, भारत के लिए पूरा साल आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या उथल पुथल रहेगी या फिलहाल शांति रहेगी, या फिर कोई बीमारी ऐसी आप आती हुई देख रही हो, कोई टेक्निकल वॉर इस किस्म का कोई चीज आप देख पा रहे हो भारत के लिए? देखिए, अगर भारत की हम बात करें तो इस समय पे, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी जी ने बोला, तो पहले भी मैंने जो भविष्यवाणी करी है उसमें भी मैंने ये चीज बोली है कि मई एंड तक, अप्रॉक्स हम जून कह सकते हैं, कि ये समय जो है भारत के लिए कठिनाई भरा रहेगा ही रहेगा। और इस समय पे अगर हम ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या कोई बड़ी सिचुएशन जो है वो हो सकती है, कोई बड़ी वॉर हो सकती है, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पे मैं कहूंगी प्रॉक्सी वॉर्स होना एक मामूली सी बात होगी। ये चीजें दिखाना कि विस्फोट हो रहा है और बम गिर गया, ये हो गया, ये चीजें एक नॉर्मल सी चीज हो सकती है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, तो समुद्री जो साधन है उससे हम जो है विवाद देख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा उससे देख सकते हैं, यानी समुद्री बॉर्डर्स में हम लड़ाई झगड़ा देख सकते हैं। मगर ये कहूं कि बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ जाएंगे पड़ोसी देशों से, या बहुत ज्यादा चुनौतियां फेस करेगा, वो चीज मुझे नहीं दिख रही है। विश्व युद्ध जैसी चीजें नहीं है। हाँ, जून के बाद, मतलब जून से जो है चीजें शांत जरूर हो सकती हैं, मगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कि मैं ये कह दूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, वो सिचुएशंस नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल। और राकेश जी, कौन सी ऐसी राशियां हैं, क्योंकि देखिए अभी होलाष्ट भी चल रहा है, तो ऐसे में कौन सी राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी? किसके लिए अच्छा समय इसको कहा जा सकता है? देखिए, आने वाले समय में होली के साथ चंद्रग्रहण भी लग रहा है और आने वाला जो समय है, शुक्र उच्चका और गुरु जो है उच्चका अतिचारी होकर रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा कर्क राशि वालों को संभल कर रहना है, जो है वृश्चिक राशि वालों को संभल करके रहना है और कुंभ राशि वालों को संभल करके रहना। इन तीन राशियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी जो है सामान्य स्थिति रहेगी। मेष के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, विशेष रूप से मिथुन के लिए अच्छा समय आने वाला है, कन्या के लिए अच्छा समय आने वाला है, इसी प्रकार से धनु के लिए भी अच्छा समय आने वाला है।
तो मिला जुला प्रभाव है, लेकिन 3 राशियों के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की हर्षा जी जरूरत है। एक चीज और मैं हर्षा जी बोलना चाहूंगा, अभी आपने जो है आदरणीय करिश्मा जी से तमिलनाडु पर पूछा, मैं एक चीज बोलना चाहूँ, क्योंकि शुरू में आपने मेरे नाम के साथ चलाया, तो मुझे लगता है दर्शक भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि राकेश जी बोल क्यों नहीं रहे तमिलनाडु पर। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो गणना मेरी है, बहुत इस पर एक्यूरेट शोध किया है, और तब से शोध किया है जब से जो है सनातन को लेकर के वहां से आवाजें, विरोध की आवाजें उठनी शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं, एमके स्टैलिन जो है वह फिर से वापसी कर रहे, स्टैलिन वापसी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां अपनी मजबूती दिखाएगी, अपनी जो है जड़ मजबूत करते हुए देखी जाएगी इस चुनाव में। लेकिन एक बार फिर से पुनः जो है सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति ही रिपीट हो रहा है, ऐसी मेरी एक्यूरेट मेरी गणना है और मेरी भविष्यवाणी है हर्षा जी। बिल्कुल, चलिए ये तमाम चीज़ें तो जल्द साफ होंगी, लेकिन हमें आपके शोध पर पूर्ण विश्वास है राकेश जी। खैर करिश्मा जी, आपके पास मैं आऊंगी, कोई ऐसा उपाय जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहें, जो डेली दिनचर्या में अपनाया जा सकता है, जिससे आने वाला समय अच्छा बीते? देखिए, अभी अगर हम देखें तो सूर्य ग्रहण हाल ही में लगा था और चंद्र ग्रहण जो है लगने वाला है। तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसका संपूर्ण प्रभाव रहेगा। और इस बार होली भी बहुत इसी कारण विशेष बन रही है, क्योंकि होली का दहन वाले दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, फागुन मास की पूर्णिमा पर। अब मैं ये कहूंगी कि इस समय पे जो होलाष्टक चल रही है, बहुत शुभ दिन नहीं माने जाते, इसलिए कहते हैं मांगलिक कार्य रोक देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के बाद भी चीजें जो है, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव एकदम से खत्म हो जाता है? तो नहीं, इसका प्रभाव लोगों के ऊपर, उनके मन के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर जरूर पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ दाने जो पीली सरसों होती है वो लेकर के अपने ऊपर से वार करके आप जो है कहीं पे भी प्रवाहित करें, या आप पीपल के नीचे जो पेड़ होता है उसके नीचे रखें, ताकि आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। और घर में भी कोने कोने में, घर के चारों कोने में आप थोड़े थोड़े दाने जो है पीली सरसों के डेली डालें, और डेली साफ सफाई में उनको बाहर निकाल दें, ताकि आपके घर से भी उनके साथ नकारात्मकता बाहर चली जाए। तो ये तो मैं कहूंगी इस समय पे नकारात्मक शक्ति जो है वो दूर रहे, ये चीज जरूर करनी चाहिए। दूसरा, आप जो है होली दहन के बाद हनुमान जी के जो चरण होते हैं, उसका सिंदूर जो है अपने मुख्य द्वार पे उस सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश ना करे। और दान जरूर करें, क्योंकि दान जो हम ग्रहण पे दान करते हैं वो महादान कहलाता है। तो इसलिए दान आप जरूर करें, अनाज का दान, दूध का दान, और जरूर करना चाहिए इस समय पे, ताकि आपके आने वाले जीवन में बाधाएं कम हो सके। बिल्कुल पंडित राकेश जी, कोई बीज मंत्र आप शेयर करना चाहे, कोई उपाय आप शेयर करना चाहें? हर्षा जी, देखिए, जब ग्रहण है और पूर्णिमा की रात जो महारात्रियों में गिनी जाती है, और होली और दीपावली ये दोनों हमारे लिए सनातन में बहुत मुख्य त्योहार हैं, और होली पर ग्रहण लग रहा है, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा को बल देने या चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में सिर्फ एक ही इष्ट का नाम आता है, वह भगवान भोलेनाथ का। सबसे उत्तम है ओम हौं जूं से या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग करिए, और साथ ही साथ जितना भी हो सके आने वाले जो है 21 दिनों में जो है शिव मंदिर, शिवालय की साफ सफाई, सेवा कर्म करिए, समर्पण भाव रखिए। इससे बड़ा महा उपाय कोई है नहीं। पत्थर भाग्य नहीं बदलेंगे, लेकिन यह जो सेवा समर्पण है, यह भाग्य भी बदलने की ताकत रखता है। बिल्कुल, चलिए ये तो उपाय थे। करिश्मा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, स्पोर्ट्स जगत की बात भी हमने की, चुनाव की बात हमने की, लेकिन कारोबार के लिहाज से ये पूरा साल कैसा रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि बेहद ज्यादा उठापटक कारोबार में, या फिर यूं कहें कि मार्केट्स में भी देखने को मिली, और सोने और चांदी के भाव जिस तरीके से लगातार घटते बढ़ते चले गए थे, इसमें फिलहाल आगे वाला समय किस तरीके का? देखिए, अभी हम अगर बात करें तो 10 मार्च को बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं, और इसके बाद हम जो है मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। जो सोने चांदी के दाम एकदम से बढ़े थे और उसके बाद एकदम से ही घट गए, तो अब जो इस समय पे मार्केट बिल्कुल डाउन चल रही है, अब चीजें जो है बदलाव में आएंगी और मार्केट धीरे धीरे उठना स्टार्ट करेगी। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल 19-20 का जो जैसे कहते हैं ना कि डाउन जाना, कभी अप आना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इस साल मार्केट में। मगर हाँ, लास्ट में हम जब कहते हैं कि साल का अंत देखेंगे, तब ये कह सकते हैं कि गोल्ड के रेट, चांदी के रेट काफी हद तक एक बड़ा जो डिफरेंस है वो लेकर के आ सकते हैं। तो ये साल मैं कहूंगी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इस साल कर दो, आपको अगले साल उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग इस साल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वो अगले साल पछताने वाले हैं कि पिछले साल इन्वेस्टमेंट का टाइम था, हमने करी नहीं। तो इसीलिए ये साल इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ऑल इन ऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। तो आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक।